राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। गोविंद पांडे हम लोग पढ़ रहे थे और द्विवेदी युग, भारतेंदु युग हमने समाप्त कर लिया है। आधुनिक काल में हम छायावाद युग पे आ चुके हैं, तो आज से हम छायावाद युग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए छायावाद युग हम पढ़ते हैं। क्लास आप शेयर कर दें। सबसे पहले दिया है छायावाद। छायावाद की समय सीमा दिया है, तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी है। दिया है कि हिंदी में सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। तो दिया है कि हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। और किसमें किया? तो एक श्री शारदा पत्रिका थी, उसी में किया। उसी में 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख छपवाते हैं। तो ध्यान देना है आपको। ये मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया है: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रानंदन पंत। तो 1920 में सुशील कुमार सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाते हैं, जिसमें 4 लोगों ने भाग लिया: सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा पंत जी। इसके बाद देखिए दिया है छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सब विद्वानों ने अपने अपने अनुसार छायावाद की परिभाषा दी है, तो उन्हें हमें देखना है। सबसे पहले है शुक्ल जी का, तो हम इनका देखेंगे और इम्पोर्टेंट भी है, सभी का इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बना के अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। फिर कहते हैं नंदुलारे वाजपेयी, शुक्ल जी तो बता दिए कि छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अब नंदुलारे वाजपेयी हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। ध्यान देना है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो आध्यात्मिक छाया का भान आएगा तो आप जान जाएंगे कि नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। इसके बाद आते हैं प्रसाद जी, इनका भी इम्पोर्टेंट है। प्रसाद जी ने कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो विकल्प में महादेवी भी दे देता है, और वेदना देख के हम वहां उस समय बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रसाद लगाएं कि महादेवी। तो आपको बिल्कुल याद करके ध्यान से जाना है, प्रसाद जी हैं कि
जब वेदना के आधार पे स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तो ये कथन किसका है? प्रसाद जी का है, ध्यान देना है। इसके बाद महादेवी वर्मा है, इन्होंने क्या लिखा है? तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। तो ये महादेवी वर्मा है, कहती हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब आते हैं रामविलास शर्मा। तो ये नगेंद्र की बात को क्या करते हैं? काटते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो ये रामविलास शर्मा का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। अब आते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह क्या कहते हैं? इनका देखिए, इनका भी इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। तो ये नामवर सिंह का कथन है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इसके बाद आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये क्या कहते हैं? सबका कथन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एक का भी छोड़ नहीं सकते हैं, सबका आपको ध्यान देना है। बहुतों का पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। तो 8 कथन है, 8 ध्यान देना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। तो छायावाद को शक्ति काव्य कौन कहता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। कहते हैं कि पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्न हैं। तो छायावाद के अब हम प्रवर्तक देखेंगे। हम देखें छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद के बारे में विद्वानों की परिभाषा देखा। अब छायावाद के प्रवर्तक देखेंगे और किसको कौन मानता है ये भी देखेंगे। तो शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे हैं। शुक्ल जी छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को। नंदुलारे वाजपेयी किसे छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं? तो ये मानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत और प्रभाकर माचवे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माखन लाल चतुर्वेदी।
फिर इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वानों के अनुसार के प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि सर्वमान्य है। तो आपसे पूछेगा छायावाद के प्रवर्तक, तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद। फिर पूछेगा प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो बताएंगे इलाचंद्र जोशी। फिर पूछेगा कि शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक, तो बताएंगे कि मुकुटधर पांडे हैं और गुप्त जी को भी मानते हैं। नंद दुलारे के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक पंत हैं और माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो हमने देख लिया प्रवर्तक और प्रस्तोता कवि। इसके बाद हम देखेंगे छायावादी कवियों को। तो छायावादी कवि में दिया है कि छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। तो ये लिखा है इन्होंने कि छायावाद के कवि चतुष्टय में प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, निराला आते हैं, महादेवी आती हैं। फिर लिखे हैं कि छायावाद के बृहत्त्रयी में केवल 3 आते हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो छायावाद के ब्रह्मा कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद हैं। छायावाद के विष्णु कौन है? तो पंत हैं। और महेश कौन है? तो निराला हैं। तो ध्यान देंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रसाद, पंत, निराला। ब्रह्मा प्रसाद, विष्णु पंत, महेश निराला। अब देखिए क्या दिया है कि छायावाद के लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन आता है? महादेवी वर्मा आती हैं, रामकुमार वर्मा आते हैं और भगवती चरण वर्मा आते हैं। तो बृहत्त्रयी में प्रसाद, पंत, निराला और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। हालांकि कहीं कहीं भगवती चरण वर्मा को नहीं मानता है, इनको बाहर कर दिया जाता है कि ये नहीं आएंगे। इनकी जगह पे मान लिया जाता है शायद माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहाँ पे तीनों वर्मा को ही दिया है। महादेवी और रामकुमार वर्मा तो कन्फर्म है, यही भगवती चरण वर्मा ही बदलते हैं। अब देखिए प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है? निम्नांकित है। तो अब हम देखेंगे छायावाद के पहले कवि, छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को। तो इनका जन्म और निधन कब हुआ, ये आपको दोनों ध्यान देना है। प्रसाद का जन्म हुआ 1889 में और निधन हुआ 1937 में। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में, निधन 1937 में। इनके पिता देवी प्रसाद थे तथा माता मुन्नी देवी थी। और गुरु कौन थे प्रसाद के? तो प्रसाद जी के गुरु थे मोहिनी लाल। और प्रसाद जी के बाल्य नाम या उपनाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम झारखंडी था और कलाधर इनका उपनाम था। कलाधर नाम से ये ब्रज भाषा में कविता करते थे। तो आपको ध्यान देना है 1889 में जन्म, 1937 में निधन। पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी, ये भी ध्यान देना है, माता पिता भी पूछ सकता है। और गुरु इनके मोहिनी लाल थे और इनके बचपन का नाम झारखंडी था और उपनाम इनको कलाधर दिया गया था। तो यहाँ पे प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां दी गई हैं, जो कि 14 यहाँ पे दिखाई गई हैं। कौन कौन सी इनकी काव्य रचनाएं हैं? तो दिया है उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, वभ्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम 1913 में, प्रेम पथिक 1914 में, महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना भी 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 में और कामायनी 1935 में। तो ये हमने देखा।
उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार है, शोकोच्छ्वास है, बभ्रुवाहन है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, महाराणा का महत्व है, चित्राधार है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। इसके बाद दिया है कि प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है। पहला तो ये ध्यान देना है कि प्रसाद जी की पहली कविता कौन है? सावन पंचक है। कब प्रकाशित हुई? 1906 में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस उपनाम से? कलाधर उपनाम से। मतलब सावन पंचक की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, क्योंकि प्रसाद जी ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से लिखते थे। इसके बाद देखिए क्या दिया है। दिया है कि प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। तो प्रसाद की पहली कविता पूछेगा तो आपको सावन पंचक बताना है, पर प्रसाद की पहली छायावादी कविता पूछेगा तो आपको प्रथम प्रभात बताना है, जो कि 1918 में झरना में प्रकाशित हुई। सॉरी, झरना में संकलित है, प्रकाशित नहीं हुई। तो ये आपने देखा। इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है कि प्रसाद की प्रथम पुस्तकार के रूप में जो रचना है वो उर्वशी है, जो कि चंपू काव्य है। दिनकर का भी उर्वशी है, प्रसाद का भी है, लेकिन प्रसाद का उर्वशी चंपू काव्य है, 1909 में आता है। और प्रसाद का प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी है, ये भी ध्यान देना है। फिर प्रश्न बनेगा कि खड़ी बोली में प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह तो कौन सा है? कानन कुसुम है। प्रसाद जी का खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है, ध्यान देना है। फिर देखिए दिया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो प्रसाद जी ने जो रचना लिखी झरना, इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। तो छायावाद की प्रथम रचना झरना है और प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना है, और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। इसके बाद है कि प्रसाद जी ने जो आंसू लिखा है ना 1925 में, ये 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो प्रसाद का जो आंसू है वो 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। फिर देखिए क्या दिया है। दिया है कि जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह तो इनका कानन कुसुम हो गया, लेकिन ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद जी की किसमें संकलित हैं सभी? तो वो चित्राधार में संकलित हैं। फिर देखिए क्या दिया है। दिया है कि प्रसाद की जो रचना है प्रेम पथिक, वो सबसे पहले ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया। फिर उसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया गया। तो प्रसाद की ऐसी कौन सी रचना है जो पहले ब्रज भाषा में लिखी गई और बाद में उसका अनुवाद खड़ी बोली में कर दिया गया? तो वो है प्रेम पथिक। 1909 में ब्रज भाषा में, 1914 में खड़ी बोली। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे आपको मिले और आप समझे भी होंगे। प्रसाद की प्रथम कविता पूछेगा, सावन पंचक बताएंगे। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात बताएंगे। प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी बताएंगे।
खड़ी बोली में प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम बताएंगे। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह चित्राधार बताएंगे। छायावाद की प्रथम रचना झरना बताएंगे। प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना बताएंगे। छायावाद की प्रयोगशाला झरना बताएंगे। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद की कौन सी रचना पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में हो गई, तो प्रेम पथिक बताएंगे। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब दिया है कामायनी के बारे में, तो हम कामायनी के बारे में देख लेते हैं। संक्षिप्त विवरण दिया है जयशंकर प्रसाद की कामायनी का। तो दिया है कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने? 15। कामायनी का अंगी रस क्या है? तो शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। कामायनी में किस दर्शन की प्रतिष्ठा है? तो समरसतावाद या आनंदवाद। कामायनी के मुख्य पात्र कौन हैं? तो मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार। कामायनी में किस छंद का प्रयोग है? तो मुख्य छंद इसका तौंटक है। तो 15 सर्ग हैं। शांत रस है, समरसतावाद या आनंदवाद दर्शन है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार पात्र हैं, मुख्य छंद तौंटक है। अब दिया है कामायनी के 15 सर्ग। तो ये मुझे लग रहा है कि 15 सर्ग सभी को पता ही होगा कामायनी का। चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता से शुरू होता है, आनंद पे जाके समाप्त हो जाता है। इसके बाद कुछ प्रतीक दिया है कि कामायनी में कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। तो कामायनी में जो मनु है वो मन का प्रतीक है। किसका? मन का। जो श्रद्धा है कामायनी में वो हृदय का प्रतीक है। किसका? हृदय का। ईड़ा जो पात्र है कामायनी में वो बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का। और और कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। तो मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। तो ये कामायनी के पात्र हैं और प्रतीक हैं। फिर देखिए, आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो ध्यान देना है, प्रश्न पूछता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। फिर पूछा जाता है कि प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। ध्यान देना है, प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। तो प्रेम और सौंदर्य के कवि प्रसाद जी हुए। इसके बाद हमारे प्रसाद जी खत्म होते हैं। तो आज हमने छायावाद की परिभाषा देखा, प्रवर्तक देखा, सबसे पहले प्रयोग किसने किया ये देखा, और जयशंकर प्रसाद को देखा। इसके बाद हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। फिर पंत देखेंगे। तो निराला और पंत को हम एक क्लास में देखेंगे। फिर महादेवी बचेंगी, राम कुमार वर्मा को देखेंगे। फिर छायावाद की प्रमुख पंक्तियां देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे उत्तर छायावाद पे, फिर उसे देखेंगे। फिर उसे खत्म करके आएंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो चलिए, ये छायावाद की पहली क्लास थी, इतना ही रहने दिया जाता है। निराला को कल देखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो आज बताया गया वो आपको समझ आया होगा। प्रसाद जी की सारी रचनाएं, उनकी विशेषता जो जो दिया था समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।